आपको बुरा लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। अक्टूबर 2001 दिल्ली में एक बैठक हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी बीजेपी की दो बड़े लीडर थे। एक क्लोज रूम था। सवाल था गुजरात का अगला सीएम कौन होगा। रूम में बड़े बड़े नाम थे, मिनिस्टर थे, एमएलए थे, सीनियर लीडर भी थे। सब अपनी अपनी दावेदारी लिए बैठे थे और जो नाम फाइनली तय हुआ वो इनमें से कोई भी नहीं था। वो एक ऐसे आदमी का नाम था जिसने कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। वो उस वक्त न कोई एमएलए था, न ही कोई मिनिस्टर था। नाम था नरेंद्र मोदी। उस रूम में कई लोग हैरान थे, कई लोगों ने विरोध किया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फैसला हो चुका था। उस एक फैसले ने इंडिया का इतिहास बदल दिया। कैसे और क्यों एक ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर सीधे सीएम बन गया और फिर बाद में भारत का प्रधानमंत्री। आज जानेंगे पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? गुजरात का महसाणा जिला और वडनगर एरिया। रेलवे स्टेशन पर दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे। उनके 6 बच्चे थे और एक छोटा घर था। घर में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी थी, लेकिन 17 सितंबर 1950 को माँ हीराबेन ने एक बच्चे को गोद में लिया। छठा बच्चा था उनका, नाम था नरेंद्र। उस दिन वडनगर के किसी भी आदमी को नहीं पता था कि जिस बच्चे को हीराबेन ने गोद में लिया था वो एक दिन पूरी दुनिया की गोद में होगा। और लिटरली आज हर हेडलाइन में मोदी जी की चर्चा होती है। और वो बच्चा डिबेट में कभी हारता नहीं था। स्कूल की पढ़ाई में एवरेज जरूर था, लेकिन डिबेट के समय वो ऐसे तर्क रखता था कि उससे कोई जीत नहीं पाता था। और आज यही क्वालिटी नरेंद्र मोदी जी की अपोजिशन में अपोजिशन लीडर्स को परास्त कर देती है। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिप चिप करके पुकार रहा। जब नरेंद्र 8 साल के थे तब उन्होंने पहली बार आरएसएस की शाखा में कदम रखा। वहां पर उन्होंने वो सब सीखा जो स्कूल नहीं दे सकता, अनुशासन, विचार और एक मकसद। उनके दिमाग में वो बीज बो दिया गया था जो आने वाले समय में एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। 1967 नरेंद्र तब 17 साल के थे। चले गए थे सुबह सुबह उठकर हिमालय की ओर। जब नरेंद्र हिमालय की तरफ गए तो वो रामकिशन मिशन के आश्रम में शामिल हो गए। 2 साल तक के उन्होंने साधुओं के साथ भारत का कोना कोना देखा। इन 2 सालों में नरेंद्र ने भारत के इतिहास, कल्चर और सामाजिक संस्कृति को गहराई से जाना। साधुओं के साथ वो ज्ञान साझा करा जो उन्हें स्कूलों में नहीं मिला था। मोदी जी की लाइफ के साथ एक पेनफुल हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, जसोदाबेन जी का। मोदी जी की शादी का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था जसोदाबेन के साथ, लेकिन वो घर छोड़कर चले जाते हैं और उनकी शादी कभी नहीं हो पाती पूरी। और जो जसोदाबेन है वो अकेली रह जाती है और वो भी दूसरी शादी नहीं करती है। वो प्राइमरी स्कूल ज्वाइन कर लेती है और एक शिक्षिका बन जाती है और जीवन यापन करती है। दशकों तक मोदी जी ने अपनी शादी को कभी एक्नॉलेज नहीं करा, लेकिन 2014 के जनरल इलेक्शन में पहली बार वो अपने चुनावी एफिडेविट में मैरिड लिखते हैं। लोगों के लिए हो सकता कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन ये दोनों के लिए अपना अपना प्राइवेट मुद्दा है। कई लोग बोलते हैं कि देश के लिए उन्होंने त्याग दिया, कई लोग बोलते हैं कि महिला के साथ अन्याय हुआ, मोदी जी ने उन्हें नहीं छोड़ना था। लेकिन कहते हैं ना, नियति जो लिखती है वो अच्छा ही लिखती है। इसके बाद आता है 1971। नरेंद्र मोदी पूर्णकालिक रूप से आरएसएस के प्रचारक बन जाते हैं। कोई सैलरी नहीं, कोई घर नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं, बस एक थैला, कुछ कपड़े और एक जुनून। गुजरात की गलियों में जाते, छोटे छोटे कस्बों में जाते, आरएसएस के संगठन को मजबूत करते, लोगों से मिलते, अपने विचार को साझा करते और जो मकसद था वो लोगों के दिमागों में डालते। दोस्तों, आजकल के नेता तो घर से बाहर निकलते ही एसपीजी और फॉर्च्यूनर कार के साथ निकलते हैं, लेकिन उस समय मोदी जी बिना गाड़ी के, बिना फैमिली के, बिना पैसे के पैदल चलते थे। लोगों के घरों तक गली गली घूमकर आरएसएस का प्रचार करते थे। शायद यही डेडिकेशन लेवल था जो आज उनको प्रधानमंत्री के पद तक ले गया है। आपको पता है, मोदी जी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आती है 1975 में, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार होती है और देश पर इमरजेंसी लगा देती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल में लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंद करने के लिए पूरे देश को जेल बना दिया गया। अपने ही देशवासियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। आरएसएस पर बैन लगा देती है और आरएसएस के जितने भी प्रचारक रहते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। जब पूरे बड़े बड़े नेता जेल जा रहे थे तब मोदी जी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, भेष बदल लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और भूमिगत होकर गुजरात में काम करते हैं।
सीक्रेट मीटिंग करते हैं, अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं, पुलिस ढूंढती रहती है लेकिन मोदी जी उनको नहीं मिलते। मोदी जी 21 महीने प्रेशर में, डर में, लेकिन रुकते नहीं हैं। यही वो एक्सपीरियंस था जिसने मोदी जी को सिखाया सर्वाइवल, स्ट्रेटेजी और पेशेंस। और दोस्तों पता है, जो नेता प्रेशर में टूट जाते हैं वो नेता होते ही नहीं है। इमरजेंसी में मोदी जी ने सीखा कैसे नहीं टूटना है। अब आता साल 1987 जब आरएसएस निर्णय लेती है कि मोदी जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। 1980 से 1984 के बीच बीजेपी की फाउंडेशन रखी जा चुकी होती है। 1987 में मोदी जी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये एक नई दुनिया थी जो कि राजनीति की एक काली दुनिया थी। यहाँ बड़े बड़े नाम थे। एल.के. अडवाणी थे जो बीजेपी के पितामह थे, आयरन मैन कहा जाता था उन्हें। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पोएट थे, स्टेट्समैन कहलाते थे और एक बड़े मास लीडर थे। मुरली मनोहर जोशी जो कि सीनियर बीजेपी के लीडर थे और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड मैन थे। और प्रमोद महाजन जो कि एक यंग और डायनामिक लीडर थे। उनकी आज भी संसद में दी गई हुई स्पीच अभी भी वायरल होती है। इन सब बड़े लीडरों के बीच मोदी जी एक ऑर्गेनाइज का काम करते थे और पर्दे के पीछे से बीजेपी को मजबूत करने का काम करते थे। टफ नहीं है। हमारी फाइट बड़ी तेजी से हुई। अभी चुनाव का आधा बाकी है ना। हमारा विषय कांग्रेस में नरसिम्हा राव से झगड़ा ऐसा थोड़ा है। हमारा विषय नरसिम्हा राव एंड द होल कांग्रेस कल्चर और ऑल द कांग्रेस पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई है। और जब आपको पता है, जब इतने बड़े बड़े लीडर आपके सामने हो तो या तो आप चुपचाप बैठ जाओगे और अपना काम करते रहोगे, या तो इतना जरूरी बन जाओगे कि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं है। और वही मोदी जी ने काम करा। मोदी जी ने डायरेक्ट पावर नहीं मांगी, उन्होंने खुद को इतना जरूरी बना लिया कि पार्टी उनके बिना चल ही नहीं सकती थी। कोई भी बड़ा इलेक्शन हो मोदी जी को बुलाओ, कोई भी क्राइसिस हो मोदी जी हैंडल करेंगे, कोई भी रैली हो मोदी जी ऑर्गेनाइज करेंगे। और यही था मोदी जी का असली गेम, स्टडी, साइलेंटली और अनस्टॉपेबल। सरकार 1990 में एल.के. अडवाणी राम रथ यात्रा शुरू करते हैं, जो कि मोदी जी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जो राम रथ यात्रा है वो गुजरात से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर तक जानी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो मोदी जी करते हैं गुजरात में। गुजरात में जितना भी लॉजिस्टिक होता है वो मोदी जी संभालते हैं। पूरे राज्य में भारी भीड़ होती है, हर जगह परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडवाणी चौक जाते हैं, उन्होंने सोचा ये लड़का कुछ अलग है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब बीजेपी की हाई कमांड की नज़र पहली बार मोदी जी पर जाती है। इस काम के चलते मोदी जी पर एक टैग लग जाता है सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजर का। 1987 से 2001 तक के 14 साल तक ही मोदी जी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज रूप से पार्टी का काम करते हैं। ना वो सीएम रहते हैं, ना मिनिस्टर रहते हैं, ना कोई बड़ा पद रहता है, लेकिन वो हर काम को इतना बखूबी करते हैं कि पार्टी की जरूरत बन जाते हैं। 1987 से 1990 तक के मोदी जी गुजरात के जनरल सेक्रेटरी रहते हैं। जब गुजरात में कांग्रेस का दबदबा था तब वहाँ पर पार्टी को खड़ा करने का काम मोदी जी को दिया जाता है। और मोदी जी क्या करते पता है, जो बाकी जनरल सेक्रेटरी रहते हैं वो इसी ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन मोदी जी ग्राउंड पर उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं। हर जिला, हर तालुका, हर गांव में जाकर खुद प्रचार करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। उस जमाने में जनरल सेक्रेटरी का मतलब था बड़े नेताओं की मीटिंग अरेंज करो। मोदी जी ने उसे हर गांव में बीजेपी का चेहरा बना दिया और मोदी जी ने हर गांव में जाकर बीजेपी की सूरत बदल दी। मोदी जी ने सबसे पहले बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर काम किया। हर पोलिंग बूथ पर एक यूनिट, उस यूनिट में 5 से 7 ट्रेन बीजेपी वर्कर होते थे। उस इलाके के हर वोटर को पर्सनली जानते थे। आपको लगता होगा ये आइडिया तो आजकल सब अपनाते हैं, लेकिन 1987 में ये आइडिया कोई नहीं अपनाता था। सबसे पहले मोदी जी ने पार्टी में इसे अपनाया। मोदी जी ने गुजरात में पहली बार बूथ को यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यही फॉर्मूला बाद में पूरे इंडिया में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा बेस बना। अब आता है 1990, जब गुजरात में असेंबली इलेक्शन होने वाले थे और मोदी जी को कैंपेन चार्ज बनाया जाता है। वो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। और बीजेपी ने 1982 सीट में से 67 सीट जीत लेते हैं। और आपको पता है गुजरात में 1985 में बीजेपी की केवल 11 सीट थी, जो कि 1990 के इलेक्शन तक आते तक 11 से 67 पहुंच चुके थे, मतलब 6 गुना ज़्यादा ग्रोथ। और आप समझ सकते हैं 6 गुना ग्रोथ इसे ऑर्गेनिक कहते हैं, यानी मोदी मैजिक। शायद दोनों अडानी और वाजपेयी ने नोट किया ये लड़का रिजल्ट दे रहा है। और 1995 आते तक के बीजेपी ने गुजरात में गवर्नमेंट बना ली थी। मोदी के ऑर्गेनाइजेशन का कमाल था, लेकिन इसी दौरान बीजेपी की जो गुजरात विंग थी उसमें 2 फाड़ होने लगती है। 1990 के बाद गुजरात की बीजेपी विंग में 2 बड़े धड़े बढ़ जाते हैं। एक साइड शंकर सिंह वाघेला और दूसरे साइड होते हैं केशुभाई पटेल। इन दोनों साइड में वर्चस्व की लड़ाई के चलते बीजेपी पार्टी अंदर ही अंदर जलते रहती है। मोदी जी केशुभाई पटेल के करीबी माने जाते थे। जब वाघेला ने बगावत की तो पार्टी हाईकमांड को लगा मोदी को गुजरात से हटाना पड़ेगा और संतुलन बनाना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी को बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है।
पर दोस्तों ऑफिशियली तो ये मोदी जी का प्रमोशन हुआ कि उन्हें दिल्ली भेज दिया गया जनरल सेक्रेटरी बनाकर, लेकिन कई लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इस समय मोदी जी का सम्मानजनक एग्जिट हुआ था, मतलब उनको गुजरात पॉलिटिक्स से अपने होम कैडर से बाहर फेंक दिया जाता है। दिल्ली पहुंचकर मोदी जी ने किया क्या? रोए नहीं, कंप्लेंट भी नहीं करी, उन्होंने वो किया जो हमेशा से करते थे, काम किया। 1995 से 1998 तक के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के प्रभारी रहे। 3 राज्य, अलग अलग कल्चर, मोदी जी ने तीनों में ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बनाया। 1998 में नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन गए, मतलब पार्टी में सबसे ताकतवर संगठन वाली पोस्ट में से एक नरेंद्र मोदी को मिल जाती है। यहाँ पे मोदी जी ने नेशनल मीडिया को समझा, दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझा, दिल्ली के पावर कॉरिडोर को समझा, वाजपेयी और अडानी के काम करने के स्टाइल को करीब से देखा। मतलब जिस नेता को अपने होम कैडर से डिमोशन करके भेजा था, वो नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर ले लेता है और नेशनल पॉलिटिशियन बनने की हिम्मत जुटाता है। जैसे राम को वनवास मिला तो वो राजा से महाराजा बन गए, वैसे मोदी जी के साथ हुआ। अब समय आ चुका था 2001, जो मोदी जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साबित होता है। जब गुजरात में क्राइसिस आई तो पार्टी को ऐसा आदमी चाहिए था जो गुजरात को भी जाने और दिल्ली को भी और नेशनल पॉलिटिक्स को भी अच्छे से समझे। और सिर्फ एक नाम था, नरेंद्र मोदी। मतलब जिसे पार्टी से निकाल कर दिल्ली भेजा था, उसे वापस गुजरात सीएम बनाकर भेज दिया। लेकिन दिल्ली में भी मोदी जी ने वही किया था जो गुजरात में किया, इंडिस्पेंसिबल बन गए। मतलब कि उनके बिना पार्टी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम होने वाले थे वो उनके बिना नहीं हो सकता था। वो 5 क्वालिटीज जो मोदी जी को बाकी सबसे अलग रखती थी। मतलब ये समझ लो कि बीजेपी में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, लेकिन मोदी जी में कुछ अलग था जो बाकियों में बिल्कुल नहीं था। सबसे पहली क्वालिटी है माइक्रो मैनेजमेंट। छोटी छोटी डिटेल पर नजर रखते थे, रैली की प्लानिंग से लेकर भाषण के एक शब्द पर खुद कंट्रोल रखते थे। मतलब बाकी नेता बिग पिक्चर, लेकिन मोदी जी बिग पिक्चर के साथ छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखते थे। दूसरी क्वालिटी वर्कर कनेक्शन। हर पार्टी वर्कर को पर्सनली जानते थे, उनकी फैमिली, उनकी प्रॉब्लम। छोटे वर्कर को फील होता था कि मोदी जी मुझे जानते हैं। मतलब यार जब कोई छोटा वर्कर ये फील करे कि कोई बड़ा लीडर उन्हें पर्सनली नाम से जानता है, उनके घर आता है, तो वो जी जान से पार्टी के लिए काम करता है। और यही मोदी जी का सबसे बड़ा वेपन था। तीसरी क्वालिटी क्राइसिस में कंपोजर। मतलब जितना बड़ा संकट उतने शांत मोदी जी रहते थे। मतलब इमरजेंसी में कंपोजर, 1990 के दंगों में कंपोजर, 2001 के अर्थक्वेक रिलीफ में भी कंपोजर दिखाते हैं। जब बाकी लोग घबराते थे तब मोदी जी प्लान बनाते थे। और चौथी क्वालिटी जीरो पर्सनल एजेंडा। मोदी जी ने कभी भी पब्लिकली नहीं कहा कि मुझे सीएम बना दो, मुझे एमएलए बना दो, मुझे मिनिस्टर बना दो, और कभी भी कोई पोस्ट नहीं मांगी। बस चुपचाप काम करते थे और रिजल्ट देते थे। रिजल्ट इतना सॉलिड होता था कि खुद ब खुद उनकी छवि सभी बाकी नेताओं से सबसे अलग उठकर आती थी। मतलब वो ऐसा काम करते थे कि बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ मिल जाता था। और कम्युनिकेशन तो देखते हैं, वो स्पीच इतनी शानदार देते हैं अलग अलग जगहों पर, वो क्वालिटी उनमें पहले से ही थी। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान है। वो जो भाषण ऐसे देते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबसे वो एक जैसा कनेक्शन बना लेते थे। जो जिस भाषा में बात करता था वैसा ही सॉफ्ट कनेक्शन वो उनके साथ बना लेते थे। और कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो एक दिन में बिल्कुल नहीं आता है। कम्युनिकेशन का लेवल तब आता है जब तुम गली गली घूमकर लोगों से बात करते हो। 20 साल आरएसएस के लिए प्रचारक रहे और 14 साल तक के पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया। उनकी भाषा शैली वहीं से निकली और पर्सनल लेवल पर जो कनेक्शन बनाना था उसी से जो उनमें व्यवहारिकता, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी आई वो शानदार थी। वही इमोशनल इंटेलिजेंसी आज उनकी स्पीचों में झलकता है। मतलब बीजेपी में बाकी लीडर्स पॉलिटिशियन थे, मोदी जी एक साथ पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजर, पॉलिटिशियन सब कुछ एक साथ थे। इसीलिए जब 2001 में जब गुजरात में क्राइसिस आया तो सबसे पहले सवाल उठा कि गुजरात को कौन संभालेगा, और तभी एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। और दोस्तों मोदी जी के राइज की कहानी अमित शाह के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। एक नाम जो मोदी जी की स्टोरी में सॉलिड बैकबोन की तरह रहा है वो अमित शाह है। आज जैसे अमित शाह को आप जानते हो होम मिनिस्टर है, लेकिन जो शुरुआती दौर के अमित शाह थे, 1964 में जन्म होता है, मोदी जी से 14 साल छोटे होते हैं। सबसे पहले आरएसएस के प्रचारक के रूप में 1980 में मोदी जी से मिलते हैं, तभी से उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। मतलब 2 आरएसएस प्रचारक मिलते हैं जो उनमें संगठन निर्माण करने की क्षमता और संगठन को बढ़ाने की क्षमता थी, वो शुरू से ही थी। वही वो बीजेपी पार्टी में भी लेकर आते हैं। और मोदी शाह की जोड़ी ने पूरे भारतीय इतिहास के पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह के बदल के रख दिया है। जो कांग्रेस पार्टी जिसने भारत को आज़ाद किया था, आज पूरी तरीके से दोनों की जोड़ी ने बेदखल करके रखा है। मोदी शाह की जोड़ी मतलब गांगुली और तेंदुलकर की जोड़ी ऐसी सॉलिड बैटिंग करते हैं कि पूरे भारतीय इतिहास की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया है।
मतलब मोदी जी स्पीच देते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रेटेजी बनाते थे, जो प्लानिंग करते थे, वो अमित शाह करते थे। मतलब अमित शाह पर्दे के पीछे से हर वो एक चीज़ चेक करते थे जो पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी। हर सीट की डेटा रखते थे, हर वर्कर को पर्सनली जानते थे। गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में मोदी शाह ने मिलकर काम किया। बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, वोटर मैपिंग हो, कास्ट कैलकुलेशन हो, वो सब कुछ अपनाया जो स्ट्रेटेजी बाद में पूरे इंडिया में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला बना। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे। साबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे। तब मोदी जी ने पब्लिकली डिस्टेंस नहीं बनाया बल्कि प्राइवेटली सपोर्ट बना रहा। जब कोई मुश्किल में होता है तब असली दोस्ती का पता चलता है और मोदी ने शाह को अकेला नहीं छोड़ा। जब 2014 में शाह डिस्चार्ज हुए तो जो सीधे कैदी से बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जेल से निकलकर किसी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बनना ये सिर्फ मोदी शाह की दुनिया में ही पॉसिबल है और जो कि हकीकत है, जो कि वेल हिस्ट्री है। फिर से हम 2001 में चलते हैं जब गुजरात में भूकंप आता है। केशुभाई पटेल की सरकार क्राइसिस में होती है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन फेल का आरोप लगता है। वो भूकंप के बाद की जो घटना होती है उसको प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पाते। तब दिल्ली से ऑर्डर आता है कि गुजरात की सीएम की कुर्सी किसी नए बंदे को देना है और वहाँ पर ऐसा बंदा होना चाहिए जो गुजरात को भी जानता हो, जो दिल्ली के साथ ट्यूनिंग भी बैठा सकता हो। और सबके नाम में केवल एक नाम आता है, नरेंद्र मोदी। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी को एक डिसीजन लेना था, गुजरात को बचाना पड़ेगा, नाम आता है नरेंद्र मोदी। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट था, मोदी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, वो कोई एमएलए नहीं थे, ना ही कोई मिनिस्टर थे और वो सीधे सीएम बनेंगे या अनसुना लग सकता है। नॉर्मली पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप पहले पार्टी वर्कर रहते हो, उसके बाद तुम एमएलए का चुनाव लड़ते हो, फिर कभी अच्छा काम करोगे तो मिनिस्टर बनते हो, मिनिस्टर अच्छा काम करते हो तो सीएम बनते हो। लेकिन भाई मोदी जी ने सब स्टेप स्किप कर दी, सीधे एक पार्टी मेंबर कार्यकर्ता से लेकर सीधे सीएम बन जाते हैं। कई नेताओं ने विरोध किया, पार्टी में खींचतान हुआ, लेकिन आरएसएस और अडवाणी जी का सपोर्ट और मोदी जी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के चलते नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन इसके बाद आता है 27 फरवरी 2002 गोधरा। साबरमती एक्सप्रेस के एक कंपार्टमेंट में आग लग जाती है, 59 हिंदू जलकर मर जाते हैं और फिर गुजरात जल उठता है। 3 दिन तक के गुजरात में दंगे होते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, गोधरा हिंदू मुस्लिम दंगे की आग भड़क जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1044 मौतें होती है, जिसमें से 790 मुस्लिम और 254 हिंदू होते हैं। हजारों घर जल जाते हैं, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बच्चे मरते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसान थे, माएँ थी, बच्चे थे, पूरे परिवार थे। यहाँ पर मोदी जी पर आरोप लगता है कि उन्होंने पुलिस को 72 घंटे रोक कर रखा, आर्मी को टाइम पर नहीं बुलाया। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया भर से हमला हुआ, यूएस ने वीजा रद्द कर दिया, यूएन ने बाइकआउट किया, सोनिया गांधी ने तो मौत का सौदागर कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई और 10 साल तक जांच करी। 2012 में एसआईटी रिपोर्ट आई, मोदी जी के खिलाफ कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन लीगल क्लीन हिट और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग चीज होती है। एक सीएम के राज में 1000 लोग से ज्यादा लोग मरे हो और सीएम की कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ये सवाल आज भी रहेगा। दिसंबर 2002 में गुजरात ने वोट किया और मोदी जी 127 सीटों के साथ जीत गए। दुनिया के आरोपों के बावजूद भी जनता ने मैंडेट दिया और मोदी जी दूसरी बार गुजरात के सीएम बनते हैं। 2001 से 2014 तक के मोदी जी गुजरात की 3 बार सीएम बनते हैं। जीडीपी ग्रोथ 10% होती है, नेशनल एवरेज से दुगुना। ज्योतिग्राम योजना के तहत 18,000 गाँव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई। वाइब्रेंट गुजरात समिट, दुनिया को गुजरात बुलाया, इन्वेस्ट करवाया। GIFT सिटी के तहत इंडिया का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना। टाटा नैनो प्लांट, जब बंगाल ने रिजेक्ट किया तो गुजरात ने मोस्ट वेलकम करा। जब बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार टाटा जी को भगा रही थी, मोदी जी ने एक फोन कॉल किया और रतन टाटा को गुजरात आने का न्योता दिया और गुजरात में नैनो प्लांट लगा। जो मोदी जी का गुजरात मॉडल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एक्सीलेंट था, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में मिक्स था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, 2013, जब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का एक बड़ा लीडर चाहिए था, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसी पर्सन को पीएम फेस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सके। लेकिन 2013 आते तक के मोदी जी ने हर स्टेट में जाकर रैली करना स्टार्ट कर दिया था। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है? जो सेंट्रल यूपीए की सरकार है उस पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल दागना शुरू कर दिया था। जितने भी आतंकवादी हमले होते थे भारत पर, उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को
न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आता। एक तरीके से मोदी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट मिलने लगा था कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद का फेस होंगे। और सितंबर 2013 में बीजेपी ने मोदी जी को एज अ पीएम फेस घोषित कर दिया था। और अडानी जी ने तुरंत रिजाइन दे दिया पार्टी पोस्ट से, क्योंकि बीजेपी की परंपरा के खिलाफ था। मतलब आप सोच सकते हो कि जिस अडवाणी जी ने मोदी जी को फाइन किया था, उसी अडवाणी जी को मोदी जी ग्रेसफुली साइड करके पीएम पद की रेस में सबसे आगे हो जाते हैं। और बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल का मतलब था कि सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन जो पावर है वो अपने पास रखेंगे। और 2014 आते तक ही यूपीए 2 का अंत होने वाला था, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी और सब तरफ एक ही नारा चल रहा था, बीजेपी। क्योंकि कांग्रेस के समय जितने घोटाले हुए उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। 2G स्कैम 1.7 लाख करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम 1.86 लाख करोड़ का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम स्कीम, रिमोट कंट्रोल सरकार। मतलब यूपीए 2 के समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन पूरी पावर सोनिया गांधी के पास थी, जो कि उस समय कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट थी। इसका फायदा मोदी जी ने उठाया। मोदी जी का कैंपेन इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 3D होलोग्राम रैलीज हुई, एक साथ 54 जगह पर। सोशल मीडिया की सुनामी लाई गई, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, चाय पे चर्चा, सभी जगह मोदी जी छाए थे। और वो एक लाइन, मैं एक चाय वाले का बेटा हूँ, वो एक कैंपेन लाइन नहीं थी, वो एक पुश बटन था, जो कि इंडियंस को वोटिंग के समय बीजेपी का बटन दबाने के लिए मजबूर करने वाला था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार के रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अमित शाह को यूपी इंचार्ज मिलता है, 5 जोन में डिवाइड करते हैं, माइक्रो लेवल की प्लानिंग करते हैं, हर बूथ पर वर्कर होता है। जो यूपी में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, उसका पूरा मैनेजमेंट अपने पास रखते हैं। बीजेपी 2014 के जनरल इलेक्शन में 80 में से 71 सीट जीतकर अपनी सबसे बड़ी जीत यूपी में दर्ज करती है। और 16 मई 2014 को जब रिजल्ट आते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में 282 सीटें जीतकर इतिहास दर्ज करती है और एनडीए की सरकार बनती है, जिसमें कि 336 टोटल एनडीए रहते हैं। और कांग्रेस मात्र जो आजादी के समय सबसे बड़ी पार्टी थी, वो भारतीय इतिहास में सबसे न्यूनतम सीट वाली सीट बन जाती है, केवल उसके पास 44 सीट आती है। मतलब भारतीय राजनीति में 1984 के बाद 30 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि केंद्र में किसी एक सिंगल पार्टी को सबसे बड़ी मेजोरिटी मिली थी। 26 मई 2014 राष्ट्रपति भवन, जो बच्चा वडनगर के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, अब वो भारत के प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहा था और माँ हीराबेन ने आशीर्वाद दिया और वो रो पड़ी। मतलब 1950 में जब नरेंद्र मोदी एक चाय की केतली लेकर वडनगर के स्टेशन पर चाय बेचते थे, और आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना एक बहुत ही असाधारण सफर रहा है। मतलब आरएसएस की गलियों से इमरजेंसी में अंडरग्राउंड हुए, गुजरात के क्राइसिस को मैनेज करा, उसके बाद दिग्गजों के बीच अपनी एक अलग छवि बनाकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। और नरेंद्र मोदी हर टेस्ट में खड़े हुए। मतलब आज नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके तुम सपोर्टर हो सकते हो, क्रिटिक्स हो सकते हैं, उनकी पॉलिसी का हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर जो उनने एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे से शुरुआत करके आज प्रधानमंत्री के पद तक जो पहुंचे हैं, वो काबिल तारीफ है। उनकी पॉलिसी की हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। 2014 से 2025-26 तक की जितनी भी उनकी पॉलिसी और जो काम करने का तरीका रहा है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें उनकी पॉलिसी की पूरी डिटेलिंग चर्चा होगी। तो आप अगले वीडियो तक बने रहें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चर्चा होगी तो बने रहिए अंत तक के। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट मोदी जी एक्सप्लोजिव।